हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो पेपर एनालिसिस ऑफ नीट 2022. As we all know that bio comprises botany and zoology, and botany में there are 50 questions that you will do, and zoology also you'll get 50 questions. So 50 questions botany में, 50 questions zoology में आपको मिलते हैं, जिसमें से division होता है section A and section B. Section A में you'll get 35 questions and section B you'll get 15 questions, जिसमें आपके पास choice होती है कि हमको 10 questions करने होते हैं. तो कोशिश करो उन questions को choose करो जिसमें आप 100% sure हो that this is the correct answer. That means overall अगर हम देखें बात बायोलॉजी में तो आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी, 5 इन केस ऑफ बॉटनी एंड 5 इन केस ऑफ जुओलॉजी. तो इस पेपर में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉटनी पेपर एनालिसिस ऑफ द कंप्लीट. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी पेपर एनालिसिस. राइट नाउ बिफोर डिस्कशन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम बॉटनी एंड जुओलॉजी, एंड देन टोटल हम बात करें कितना परसेंटेज रहा है ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो आपके कंप्लीट बायोलॉजी में है. जैसे हम बात करते हैं जनरली 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे. किसी टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, किसी टॉपिक से देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन. बट अभी हम एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट all the topics of biology has been covered in NEET 2022 exam. राइट चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम क्लास 11th की बात करें और क्लास 12th की बात करें, इक्वल वेटेज है. 50 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम क्लास 11th एंड 50 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम क्लास 12th. दो बच्चों के दिमाग में ये बात होती है क्योंकि क्लास 11th में टॉपिक्स आर मोर, 12th में क्लासेस टॉपिक्स आर मोर, तो हमको 11वीं में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 11वीं से 12वीं से कम क्वेश्चंस आएंगे. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको 50 क्वेश्चंस क्लास 11 से और 50 क्वेश्चंस क्लास 12 से देखने को मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जोलॉजी बॉटनी दोनों डिफरेंट 2 सब्जेक्ट्स आपके कंप्राइजेस बायोलॉजी. तो जोलॉजी का पोर्शन एक आधा क्वेश्चन कम रहता है उसमें. बॉटनी में आपसे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं. इस बारी बात करें तो यू विल हैव 51% इन बॉटनी एंड 49% इन जोलॉजी. नाउ दिस इज आई हैव गिवन क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस यू हैव बीन कम अक्रॉस इन नीट 2022 एग्जाम. अब देखो अगर तुम देख पा रहे हो तो सारे टॉपिक्स जितने भी हमने डाले हैं यहाँ पे क्लास 11 के, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन है. कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आपके पास क्वेश्चन नहीं आया है. इसीलिए अगर हम बायो की बात करें तो आपको बायो के लिए सारे टॉपिक्स को पढ़ना है. जिस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस हैं, इवन जेनेटिक्स की बात करें तो आपको 6-7 क्वेश्चंस तक देखने को मिलेंगे. तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को बायोलॉजी में इग्नोर नहीं कर सकते. हम जानते हैं कि आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरेबल है. आप उसमें सबसे ज़्यादा अपना स्कोर बना सकते हो. 360 का कंप्लीट पेपर आता है बायो का. 90 क्वेश्चंस आर देयर, 100 क्वेश्चंस टोटल होते हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलती है. तो आप ये मान के चलो कि बायो में हमें कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कंप्लीटली एनसीईआरटी कवर करनी है. ये मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन कि आप बायो के लिए सिर्फ अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस आर देयर इन दी क्वेश्चन. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस से कहाँ से क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, कहाँ से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाया हुआ है. बिल्कुल स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी की लाइंस में ये बात दी हुई है. आफ्टर एवरी क्वेश्चन आई विल गिव यू दी एनसीईआरटी पेज नंबर, क्लास एंड द टॉपिक कि कहाँ से हमने ये बात उठाई हुई है, कहाँ से एनटी ने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. तो अगर हम बात करें सारे टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 सब में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. कहीं से 1 क्वेश्चन है, कहीं से 2 क्वेश्चन है, कहीं से 3 है, कहीं से इवन 4 भी हैं. सेल साइकिल से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे. तो ऑल द टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड ऑफ क्लास 11th. नाउ क्लास 12th की बात करें, अगेन सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. तो बायो में हम किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे. राइट चलिए अब स्ट्रेट अवे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पेज नंबर पे दिया हुआ है. तो आप दोनों क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी अपने साथ खोल के बैठेंगे while seeing this वीडियो और को रिलेट करेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी में ये बात दी है और किस तरह से ये क्वेश्चन बनाया है उसी बात के रेफरेंस में. प्लस आपको फिर एक आइडिया होगा कि आपको किस पैटर्न से, किस तरीके से, किस व्यू को देख कर रखते हुए एनसीईआरटी की लाइंस को याद
याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। दिस इज 101 क्वेश्चन। आपको देर आर 200 क्वेश्चंस टोटल, हम जानते हैं ये बात। तो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ज़ूलॉजी। इस तरह से पैटर्न ऑफ द पेपर रहता है और हर चारों सब्जेक्ट्स में आपको 5 क्वेश्चंस की चॉइस मिलती है, यानी कि टोटल चॉइस आपके पास 20 क्वेश्चंस की है। आपको आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 45 इन ईच सब्जेक्ट। तो हम बॉटनी से स्टार्ट कर रहे हैं। 101 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायअडल्फस स्टेमन्स। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। बायो में हमको आउट ऑफ 3 आवर्स, आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, तो आपको ये मान के चलो 45 मिनट्स में मैक्सिमम हमको कवर करनी है बायोलॉजी। तो एक एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस टेस्ट दो कि किस तरह से हम बायो को 45 मिनट्स में पूरा कवर कर दें, टोटल 90 क्वेश्चंस। तो आपके पास हर क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हार्डली 15 सेकेंड्स है, ये मान के हमें चलना है। समझ आ रही बात? तो एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस थॉरोली। जल्दी के चक्कर में हम ये नहीं करेंगे कि हम ऑप्शंस थॉरोली नहीं पढ़ेंगे। कभी कभी आपको क्या लगता है कि पहला ही ऑप्शन इज योर आंसर, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। दो इट कुड बी द आंसर, बट हमको तीनों ऑप्शंस फर्दर अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही क्लोजेस्ट ऑप्शंस होते हैं और हम इसी चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक होती है। बाद में बहुत ही रिपेंट करते हैं कि काश हमने ये क्वेश्चन थॉरोली पढ़ लिया होता, तो हमारे 5 नंबर कटने से बच जाते। वी नो दैट द पेपर हैज नेगेटिव मार्किंग। तो हम पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, देन वील गो फॉर द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायअडल्फस स्टेमन्स। ऑप्शन ए कोल्चिकम ऑटोमनेल, ऑप्शन बी पाइसम सटाइवम, ऑप्शन सी एलियम सेपा, ऑप्शन डी सोलेनम नाइग्रम। तो बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में ये बात देखते हैं कहाँ दी है और इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में ये बात कहाँ दी है? सी दिस इज, आपसे पूछा है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन की हम बात करें, यहाँ पे ये बात दी है पी और बीन फ्लावर्स में आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ना। तो ये दिस इज गिवन इन द पेज नंबर 74 ऑफ द टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्लास 11th चैप्टर 5। तो आप देख रहे हो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस उठा के ये बात डाली हुई है। दूसरा आपका उसमें क्या पूछा था कि डायअडल्फस कंडीशन किस में होती है? तो सेम डायअडल्फस एज इन पी। पी का बायोलॉजिकल नाम आपको दिया हुआ है उन 4 ऑप्शन में, दैट इज पाइसम सटाइवम। समझ आ रही है बात? किस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। दे आस्किंग अबाउट कि कौन से प्लांट में आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन प्लस डायअडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। दोनों ही केस में पी इज गिवन इन द बुक, बट एक्चुअल क्वेश्चन में इट इज गिवन द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी, दैट इज पाइसम सटाइवम। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन? दैट इज बी, पाइसम सटाइवम। समझ आ रही है बात? तो इसलिए मैं क्लास में भी ये बात बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि हमको कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी में जो प्लांट्स के एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको याद करने ज़रूरी है फॉर द नीट एग्जाम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question says production of cucumber has increased many-fold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield, as the hormone is known to produce the female flowers in the plant? तो cucumber का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन हमने प्लांट्स को दिया जिससे कि फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया एंड दे आर बाय द इंक्रीज ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन? तो कौन से हार्मोन की बात करें हम यहाँ पे? बिफोर गिविंग द आंसर आई वॉन्ट यू टू सी कि एनसीईआरटी में ये बात कैसे और कहाँ पे दी हुई है। तो ऑब्वियसली हम फाइटोहॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सा टॉपिक है हमारा? प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम? प्लांट ग्रोथ और हार्मोन। कौन से पेज पे दी है आपके? पेज नंबर 250। आप अभी ये बात खोल के अपने एनसीईआरटी क्लास 11th इस टॉपिक में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। ये मैंने एनसीईआरटी की पिक्चर्स ही उठा के यहाँ डाली हैं जिससे कि आप को रिलेट कर पाओ। समझ आ रही है बात बच्चों? तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि कौन सा हार्मोन है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्लियरली इट इज बीन गिवन in your NCERT, it promotes the female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield. कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं? इथिलीन की बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्लियरली एनसीईआरटी में बात दी हुई है, दैट इज
इथिलीन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो बॉटनी में बिल्कुल स्ट्रेट अवे, ऐसी zoology में तुम देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी लाइन्स इज देयर। तो मैं बार बार अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन कि एनसीईआरटी इज जस्ट बाइबल फॉर द एग्जाम। कहीं मत जाओ इधर उधर, इतनी बुक्स पढ़ने से बेटर है कि एनसीईआरटी पे फोकस रखो, उसकी लाइन्स को अपने बिल्कुल उसमें खो जाओ। इट इज़ अ काइंड ऑफ कि उस पर ग्रिप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि बायो में आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए और बायो में गलती करने के चांसेस नहीं है आपके पास फॉर गुड्स को। राइट बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। This is 103 question. Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the roots of Alanus? तो Alanus एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होता है। तो आपसे पूछा है कि किस केस में कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे विच हैज़ एन एसोसिएशन विद एनलस फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? देखो अगेन एनसीईआरटी में देखते हैं क्या कैसे दिया हुआ ये चीज़। सी इट इज गिवन दिस इज गिवन Alanus, right? Non-leguminous plant है and it is clearly given the microbe Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants, example Alanus. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? It is Frankia, right? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। अगर तुम पढ़े हो एनसीईआरटी तभी तुम्हें पेपर सिंपल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, which of the following is not a method of ex situ conservation? मैं कई बार ये वीडियोस में बोली बात कि ex situ in situ conservation, बायो कंजर्वेशन एंड डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हर साल एक क्वेश्चन 4 नंबर आपके रखे हुए हैं। ये 2 पैराग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे या तो ex situ या फिर in situ से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को जरूर मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन पेपर पे ही इनकरेक्ट, नॉट, इस तरह की चीज़ें अंडरलाइन किया करो कि जब आप आंसर टिक कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हो ऑप्शन में। तो आपसे पूछा है एक्स सीतु का कौन सा मेथड नहीं है, ना होने की बात पूछी है आपसे। तो इन विट्रो, नेशनल पार्क्स, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। एक्स सीतु का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट से निकाल के फिर हम उसको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। तो इन विट्रो तो हम जानते हैं ये बात, इट इज एक्स सीतु, नेशनल पार्क्स, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो तुम्हारी किताब में बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लेवरली सारी बातें दी हुई हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। सी हम बात कर रहे थे क्रायो प्रिजर्वेशन की, एक ऑप्शन तुम्हारा क्रायो प्रिजर्वेशन है एंड दिस इज अबाउट एक्स सीतु कंजर्वेशन कि कौन से मेथड एक्स सीतु कंजर्वेशन के हैं, कहाँ पर हम एक्स सीतु कंजर्वेशन करते हैं। इट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। टिश्यू कल्चर मेथड्स की बात करें तो आपका माइक्रो प्रोपोगेशन आ गया, देन दिस इज इन विट्रो आ गया आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब हम गैमीट्स को बाहर फ्यूज करते हैं इन अ स्टेराइल कंडीशन इन लेबोरेटरी टू गेट दी जाइगोट, तो उसको हम इन विट्रो बोलते हैं। दैट मीन्स कि हमने उनके हैबिटेट से, उनकी एड्रेस से निकाल के बाहर उनको प्रिजर्व किया है, एक्स सीतु कंजर्वेशन। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एक्स सीतु कंजर्वेशन के हैं। नहीं की बात पूछी है क्वेश्चन में, दिस इज नेशनल पार्क्स। आपकी किताब में इन सीतु में नेशनल पार्क इज ऑल्सो गिवन, यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस हैं, अभी देखेंगे कहाँ पे ये बात दी है। Statement 1 says decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. तुम लोग बताओ ये बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है ना। डिकॉम्पोजिशन क्या प्रोसेस होता है जिसमें डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का सिंपलर बन जाता है। Number 2 statement says decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. अब देखो lignin और chitin बहुत ही हार्ड मटेरियल होते हैं, तो उसमें decomposition फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा। आपकी स्टेटमेंट में फास्टर वर्ड ऐड है, सिर्फ एनसीईआरटी की इस वर्ड को चेंज कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो एकदम से पहचान लोगे कि डिकॉम्पोजिशन इज स्लोअर इन केस इफ द डेट्राइटिस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। समझ आ रही है बात? तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो कहाँ पे हम करेंगे इसको? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब एनसीईआरटी में ये बात देख लेते हैं
कैसे ये बात दी है? सी, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ ये बात दी है कि इट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देन दिस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन. ठीक है. नाउ और हम दूसरी बात क्या कर रहे थे, दैट दी डिकॉम्पोजिशन इज फास्टर और स्लोअर. देखो यहाँ पे ये बात साफ दी है, इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन, है ना, then the decomposition is slower. Decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. और वहां पे कैसी बात दी है? फास्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं. हाइड्रोकोलाइड. हाइड्रोकोलाइड मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. कैराजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गी, है ना. तो कौन कौन से आपके यहाँ पे सारे साइंटिफिक नेम दिए हैं? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, देन फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी, देन रोडोफाइसी ओनली, देन फियोफाइसी ओनली. देखो किताब में बिल्कुल साफ साफ से ये बात दी है. कहाँ दी है ये बात? टॉपिक प्लांट किंगडम, चैप्टर 3, क्लास 11th, पेज 32. कितने बोल्ड लेटर्स में ये बात दी है. देखो यहाँ बात कर रहे हैं ना हाइड्रोकोलाइड्स की, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की, है ना. और कैराजीन किससे ऑब्टेन करते हैं हम? रेड एल्गी से. समझ आ रही है बात? और रेड एल्गी हमारी क्या है? रोडोफाइसी. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सही ऑप्शन रोडोफाइसी. तो ये हम पढ़े हैं पहले अच्छे से. क्लोरोफाइसीज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसीज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसीज रेड एल्गी, और हमें कैराजीन कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से. ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question says, identify the correct set of statements. अब तुमको बताने हैं कि इसमें सही बात क्या दी है, सारे ऑप्शंस में से सही बात क्या है. Now the first option says, first statement says, the leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus bougainvillea. तो पहले before reading the question all, before reading the statements, हमें क्या, मैंने क्या बोला था आपको? इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमें सही बात बतानी है. तो ए बात की है आपसे, लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स. देखा तुम्हारी किताब में दिया हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड, इट इज नॉट द लीफलेट्स. ये बात यहाँ पे गलत हो गई. ठीक है, तो हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट इज एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कोयल टेंडर्स इन क्यूकरबिटा एंड पम्पकिन. बिल्कुल ठीक बात है ये. Next is stem is flattened and fleshy in Aponcia and modified to perform the function of leaves. बिल्कुल एक desert plants है तो stem ही modify होता है उसमें to perform the function of leaves. Rhizophora shows vertically upward growing roots that helps to get oxygen from respiration. Again this is absolutely correct line because marshy areas में ये plants grow करते हैं तो वहाँ पे water logging होती है जिसकी वजह से roots vertically बाहर निकल के आ जाती हैं for the breathing purpose. So दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जिनको हम नेमाटोफोर्स बोलते हैं, तुम्हारी किताब में ये बात दी है. नेक्स्ट इज सब एरियली ग्रोइंग स्टार स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन बी, सी, डी एंड ई चारों ऑप्शन सही हैं. तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे ये बात दी है. द ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन. ए इज रॉन्ग, बी, सी, डी, ई एंड करेक्ट. सो बेसिकली वील गेट दी सी ऑप्शन. एनसीईआरटी में ये बात देख लेते हैं बच्चों, कहाँ दी है. देखो तुमको पूछा था कि अपोन्शिया की बात कर रहे थे, तो दिस इज अपोन्शिया में फ्लैशी स्टेम हो जाता है. ठीक है, देन तुमसे पूछा था एक्सिलरी बर्ड्स. देखो यहाँ पे दिया है, वहाँ पे क्या दिया था? लीफलेट्स की बात कर रहे थे. यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स. वहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? लीफलेट्स. तो वो ऑप्शन हमारा गलत था. ठीक है, दूसरा हम यहाँ बात कर रहे थे सब एरियली स्टेम्स हो जाती हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाती हैं इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी. ठीक है, सो दिस इज ऑल गिवन इन एनसीईआरटी. बच्चों एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे तुम्हारी बायो की सेक्शन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन. अब देखो प्रेडेशन हम जानते हैं, प्रेडेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज जिसमें वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड. इफ स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड तो स्पीशीज ए विल बी प्रेडेटर एंड
the other species B, which is prey, which is actually not benefited, which is harmed because it is eaten up by the predator. So one organism get benefited, other organism get harmed. This is predation, right? अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस दिए हैं आपके, क्या बात बोली जा रही है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी. अभी देखो तुम्हारी एनसीईआरटी की बिल्कुल स्ट्रेट अवे लाइन है. यस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी. बिल्कुल ठीक बात है. by removing the competition among the prey, you know, इस वजह से वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज. बिल्कुल सही बात है. तो क्यों प्रेडेटर कंटिन्यूसली अगर प्रे को खाते रहेंगे, प्रे के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा बचने का, तो फिर प्रेडेटर तो उसे कंटिन्यूसली खाते रहेंगे, जिसकी वजह से उनका स्पीशीज माइट बी लीड्स टू द एक्सटेंशन. यानी कि तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात ठीक है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट बी कनेक्टेड. तो ये दोनों बातें तो कनेक्टेड है, मतलब हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट इज बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड. ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया. नेगेटिवली भाई बोथ द स्पीशीज क्यों इंपैक्टेड होंगी, एक ही तो होगा इम्पैक्ट. प्रेडेटर के तो वल्ले वल्ले है, उसको तो खाने को मिल रहा है, उसका तो फूड है प्रे, तो वो तो नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं है, उसको तो लिए तो पॉजिटिव चीज़ है ये. दैट मीन्स कि तुम्हारा यही ऑप्शन सही है. दिस इज नॉट कनेक्टेड टू प्रेडेशन. नॉट बोथ द स्पीशीज, ओनली वन स्पीशीज इज नेगेटिवली impacted and predator is always on the positive side, will get the benefits. द थर्ड फोर्थ, देखो हमें हमारा आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे. इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. एब्सोल्युटली इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. अदरवाइज अगर वो प्रे को प्रेडेटर नहीं खाएगा तो प्रे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत लैंड को ऑक्यूपाई कर लेगा. इसलिए हर चीज़ पे चेक होना ज़रूरी है. एंड प्रेडेशन इज़ अ काइंड ऑफ चेक मैकेनिज्म ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे. ठीक है, तुम्हारी किताब में ये बात कैसे दी है, लेट्स चेक. इधर देखो कौन से टॉपिक में दी है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पेज नंबर 233, क्लास 12th चैप्टर 13th, है ना. तो ये पूरा पन्ना मैंने एज इट इज तुम्हारे लिए यहाँ पे फिक्स किया है. कहाँ कहाँ ये बात दी है देख लेते हैं, है ना. जैसे मैं बात करूँ प्रेडेटर हॉल, ये फर्स्ट लाइन तुम्हारी ये थी, इज मेंटेनिंग दी स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. प्रे को खा रहा है ना बीच में, तो उसके अमंग देम द कंपटीशन इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो देयर बाय हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना. और क्या बात की है तुम्हारी वहाँ पर, लेट्स चेक. और तुमको बोला है कि दोनों को हार्म होंगे, तो दोनों हार्म नहीं होंगे, ये हम पढ़े हैं. एक ही हार्म होगा, प्रेडेटर तो प्रे को खा जाएगा, तो उसको तो फूड मिल जाएगा उसका. सो बेसिकली इट इज़ ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी. चलिए आगे की बात करते हैं. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन से टॉपिक से लिया हुआ है, क्लास 11th मिनरल एंड न्यूट्रिशन. अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज़ लाइन्स कहाँ पे दी हुई हैं ये बात इन दिस टॉपिक. तो मैंगनीज़ की बात करें, आपको मैच दी कॉलम करना है और फिर सही ऑप्शन बताना है. मैंगनीज़ जो है वो हमें किसकी ज़रूरत, कब ज़रूरत होती है इसकी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक बात है. तो यानी कि ए गो विथ फोर्थ. तो हम ऑप्शंस में भी साथ में ढूंढते हुए चलते हैं कि ए में फोर्थ कहाँ पे ये बात दी है. तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया, क्योंकि हमारा बी और सी में सिर्फ ये बात दी है दैट ए मैचेस विद 4. तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट इज हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक रेस्पिरेशन. इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन. ये बात तुमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पढ़ी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में. ठीक है, बट ये बात तुम्हारी मिनरल एंड न्यूट्रिशन में बिल्कुल क्लियरली दी हुई है. बोरोन की बात कर लेते हैं. बोरोन इज, चलिए पहले ये भी देखते हैं कि मैंगनीज इज थर्ड, तो बी थर्ड कहाँ दिया हुआ है हमारा, बी ऑप्शन में. यानी कि तुम्हारा सी बी रेस से बाहर हो गया. देखो तुम्हें तुम्हारा आंसर तो मिल गया है सही, लेकिन फिर भी हम लास्ट 2 वर्ड्स भी ज़रूर देखेंगे कि कहाँ से मैच हो रहे हैं, टू मेक श्योर दैट हमारा यही करेक्ट आंसर है. तो अब बात कर लेते हैं सी बोरोन. बोरोन किसके लिए यूज होता है, फॉर पॉलन जर्मिनेशन. इट इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन. तो देखो सी बिल्कुल थर्ड सेकंड सही बात दी है. ये आयरन किसकी जरूरत होता है, इट एक्टिवेट्स दी एंजाइम कैटलेज. सही बात है, तो बिल्कुल सही बात दी है. यानी कि हमारी ये तीनों चारों बातें यहाँ बिल्कुल ठीक दी हैं. हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा. और अभी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ बात दी है ये. तो मैग्नीशियम की वहाँ बात की थी कि रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे ये बात दी है, देखो
इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहे थे हम? मैग्नीशियम की बात कर रहे थे, ठीक है। आयरन क्या करता है? एंजाइम कैटलेज को एक्टिवेट करता है। ये देखो, ये बात यहाँ दी है, ठीक है। बिल्कुल, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए हैं। मैंगनीज क्या करता है? स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हमें मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। बोरोन फॉर पॉलन जर्मिनेशन, कहाँ बात दी है? ये बात दी है, फॉर पॉलन जर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में तुम्हारे मिनरल न्यूट्रिशन पेज नंबर 197, 198, क्लास 11 चैप्टर 12 में सारी कहानी तुम्हारे इस क्वेश्चन की दी हुई है, राइट बच्चों। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है समझ रहे होगे तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स। अब ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, भर के तुम्हें प्रैक्टिस की कराए गए होंगे और अभी भी तुम कर रहे होगे फॉर द एग्जाम। तो असर्शन की हम बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारा पॉलीमरेज पीसीआर यूज करते हैं डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि तुम्हारा ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना स्टेटमेंट के आगे ट्रू फॉल्स लिख लिया करो, तो ये तुम्हारी ट्रू बात है। पहले देखा करो कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, फिर उसको क्लब किया करो एज रीजन एंड असर्शन। Next is the ampicillin resistant gene is used as selectable marker to check transformation. किताब में तुम्हारी ये क्लोनिंग वेक्टर्स वाला टॉपिक है ना, उसमें ये बात दी हुई है, बायोटेक एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, है ना। तो एम्पिसिलिन जो जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तुम PBR 322 पढ़ते हो, खूब अच्छे से ये बात तुम जानते हो कि these are used, है ना, एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट। अभी तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन क्या ये रीजन है? इज इट द रीजन? ये तो बहुत सिंपल है, साफ बोल दोगे कि मैम ये रीजन नहीं है, दो अलग स्टेटमेंट है, दो अलग सही बातें हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हम बी लगाएंगे। किताब में कैसे बात दी है? ये तुम्हारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन साफ साफ दिया है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तुम्हारा डीएनए है ना। डीएनए को हम कैसे एम्प्लीफाई करेंगे? यूजिंग पीसीआर सॉरी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे एम्प्लीफाई करेंगे? पीसीआर को यूज करके। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरियम। तो कौन सा तुमको इसमें सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए होता है टू चेक वेदर इट इज ट्रांसफॉर्म, द सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट। देखो साफ साफ बात दी है, एम्पीसिलिन बात दी है ना, और तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन जो मैं PBR 3/2022 की बात कर रही थी, सारी कहानी तुम्हारी किताब में दी हुई है। पेज नंबर 199 पे ये बात दी है, 202 पे ये बात दी है, क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई प्लांट टिश्यू थ्रू विच, है ना, प्लांट टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने गर्डिंग एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या इसके थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्लांट टिश्यू के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगेन गिवन इन एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियरली, और तुम जानते हो फूड इज ट्रांसपोर्टेड, उसको देखने के लिए कि इस टिश्यू से खाना ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया था फिजियोलॉजिस्ट ने, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने। देख लेते हैं किताब में कहाँ बात दी है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर 11 क्लास 11th पेज 192 क्लियरली इट इज बीन गिवन। कहाँ बात दी है? वॉज यूज टू गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, वेयर थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। तुमने किया भी होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से, वेल प्रिपेयरिंग दी टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गैशियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो कई सारे गैशियस भी नो जाते। इथिलीन इज अ फाइटोहार्मोन विच इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बट अमंग दी 4 ऑप्शंस किसके लिए यूज होता है आपको ये बताना है। स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस, प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इसके लिए यूज होता है। तुम्हारी किताब में साफ दी है बात, अभी देखेंगे तो हमें आंसर मिल गया, बट देन वील ऑल्सो गो फॉर द नेक्स्ट 2। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, किल डाइकोटिल्स वीड्स इन द फील्ड्स। नहीं, किसी के लिए यूज नहीं होता, ओनली फॉर promotes root growth and root hair formation to increase the absorptive surface area. देखो किताब में कहाँ दी है, this is given. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface area. समझ आ रही बात? साफ साफ किताब में ये बात दी है about ethylene, and ethylene is a gaseous hormone, phytohormone. ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
The device which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. तो कौन सा डिवाइस यूज होता है इसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल डिवाइस बताया है जिसके थ्रू ये रिमूव होता है द पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट. साफ साफ दिए बात, रिमूव्स पर्टिकुलेट मैटर. द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में आ जाते हैं. The appearance of recombination nodules on homologous chromosome changes during meiosis characterize. So, when there is a pairing of homologous chromosomes takes place, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सारा मियोसिस की कहानी है, प्रोफेस 1 की कहानी है, सारे स्टेजेस की कहानी आपको दी है. तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. हम जानते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो देयर इज अ प्रोटीन नेटवर्क विच इज बीइंग प्रेजेंट टू कीप द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर. तो उस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को जो पास में रखता है उसकी पेयर को, सो दैट इज अ प्रोटीन नेटवर्क विच इज आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसको. देन बाइवेलेंट बिल्कुल बनते हैं इस तरह से. अगर तुम्हें याद हो, सो सपोज दिस इज दी होमोलोगस पेयर. डीएनए हमारा डबल होता है इंटरफेस पे, तो हमारा डीएनए डबल हो जाएगा ऐसे करके. तो बेसिकली बाइवेलेंट भी बोलते हैं और उसको टेट्राड्स भी बोलते हैं. किताब में बिल्कुल अच्छे से बात दी है. दिस इज बाइवेलेंट बिकॉज अ पेयर ऑफ homologous chromosome, and because the DNA get doubles, so there are each chromosome has 2 chromatids, on either side. So we say it is tetrads. Site at which crossing over occurs, तो क्या इससे कैरेक्टराइज है आपका रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स और टर्मिनलाइजेशन. अब देखो किताब में बिल्कुल साफ साफ कैसे ये बात दी है. विल सी इन द इट इज गिवन हाउ इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. तो तुम्हारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना to keep the paired homologous chromosome together. Bivalent बने, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था पिछले पिक्चर में. Bivalent को टेट्राड क्यों बोलते हैं? Because DNA gets doubled. तो each chromosome has 2 chromatid on either side. ठीक है. Now last line तुम देखोगे कहाँ क्या दी है बात ये. This stage यानी कि pairing of homologous chromosome. This stage की हम बात कर रहे हैं. Right? This stage is Pachytene की हम बात कर रहे हैं, is characterized by the appearance of recombination of nodules. The site at which crossing over occurs between non-sister chromatids. समझ आ रही है बात? तो किससे characterize हो रहा है? The site at which crossing over occurs between the non-sister chromatids. ठीक है? You are getting my point? So this is how the answer हमारा क्या बनेगा for this? The site at which crossing over occurs. Is it clear? देखो ना हमने क्या पढ़ा था ऐसे. अभी I just told you, suppose this is the homologous pair, DNA gets doubled here also, here also. So basically this is sister chromatids, but these are non-sister chromatids, है ना. तो these two are sister chromatids, but these are non-sister chromatids. समझ आ रही बात? तो here is the crossing over takes place, and this appear as recombination nodules. So basically recombination nodules is characterized by the site at which crossing over takes place. Clear है बात बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. Habitat loss, fragmentation, overexploitation, alien species invasion and co-extinction are causes for. इन सब का वजह क्या है? Population explosion, competition, biodiversity loss and natality. तो किताब में बहुत अच्छे से बात दी है biodiversity loss की. ये सारी वजहें हैं. These are the reasons of the biodiversity loss. तो मैंने किताब में पूरी कहानी नहीं डाली है, but it is given as causes of biodiversity loss, है ना. और तुम्हारे जितने भी options हैं वो bold letters में तुम्हें किताब में मिलेंगे. उसके बाद पूरी उसकी कहानी दी हुई है, right? तो these are the causes of biodiversity loss. आगे बढ़ते हैं. ओके, ऑन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स. अब तुमको 2 स्टेटमेंट दी है, सही और गलत बतानी है, या दोनों सही है दोनों गलत है. द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट्स इज फोस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स. देखो बिल्कुल सही बात है. C4 प्लांट्स में जो आपका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज पेप, फॉस्फोइनॉल फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. और 3 कार्बन कंपाउंड हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है हमारा 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो तुम्हारा 3 कार्बन ये हो गया, एक कार्बन तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो प्राइमरी एक्सेप्टर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में क्या है, पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बिल्कुल सही बात। और कहाँ प्रेजेंट है ये, मीजोफिल सेल्स में। बिल्कुल ठीक बात। तो दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। लिख लेते हैं हम ट्रू स्टेटमेंट। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रिबिस्को एंजाइम। तो अब आपको बताना है कि मीजोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स में रिबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। यस, एब्सेंट होता है। मीजोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स में रिबिस्को एंजाइम नहीं होता। दैट इज वाई दे अवॉइड द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। C3 साइकिल की बात करें C4 प्लांट्स में तो आपकी साइट क्या होती है, बंडल शीट सेल, एंड दैट इज वाई बंडल शीट सेल इज रिच इन रिबिस्को एंजाइम एंड रिबिस्को एंजाइम इज एब्सेंट इन मीजोफिल सेल्स। राइट बच्चों, एंड वाई इट इज ऑल टेकिंग प्लेस, इट इज बिकॉज, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों होता है ये सब कुछ कहानी, इट इज बिकॉज टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़े हो अच्छे से, क्लास में आपकी डिस्कशन किया है हमने और किताब में सारी कहानी दी हुई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, सारी किताब में बात दी है आपके। लेट्स सी एनसीईआरटी में कहाँ दी है। पेज नंबर 219, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि क्या प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में फॉस्फोइनाइल पायरुवेट होता है। यस, देखो साफ साफ बात दी है ये यहाँ पर। कौन सा पेज है तुम्हारा, ये एनसीईआरटी का 219, खोल के देखना। ठीक है, और खोली हुई एनसीईआरटी तो चेक करो, वो भी मिल जाएगा तुमको ये बात, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि मीजोफिल सेल्स में तुम्हारा रिबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। यस, मीजोफिल सेल्स में तुम्हारा रिबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। देखो ये लिखिए बात, इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मीजोफिल सेल्स लैक्स रिबिस्को एंजाइम इन C4 प्लांट्स। ये कहानी C4 प्लांट्स की है, हमने वहीं से उठाई है, एनसीईआरटी में ये बात तुम्हारे गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी तुम कर दोगे इसको। किताब में बिखरी हुई है ये बात, 2 पन्नों पे बिखरी हुई बात है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल ठीक बात है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, तो वाटर के थ्रू नहीं होता, विंड के थ्रू होता है ना। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। हम जानते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट उसमें क्या होता है, विंड होता है। ये बात भी तुम्हारी ठीक है। तो तुमसे इनकरेक्ट पूछा है, अच्छा देखो मैंने भी नहीं लगाया यहाँ पे सर्कल, मैंने आपको बोला था। तो ये हम गलतियाँ करते हैं वाइल गिविंग द एग्जाम, राइटिंग द एग्जाम, बहुत जल्दी जल्दी जब हमको होती है तो इनकरेक्ट पे सर्कल करेंगे क्योंकि हमसे इनकरेक्ट बात पूछी है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल, फ्लावर्स तो प्रोड्यूसेस फाउल ऑडर्स ऑल्सो, किताब में भी ये बात दी है आपकी, है ना, टू अट्रैक्ट बीज द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फ्लाइज एंड बीटल्स आर द इंसेक्ट्स ओनली, सो दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस odor, foul odor to attract the insects for pollination. Next is moths and butterflies are the most common dominating pollinating agent among the insects. गलत बात। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें चारों लाइंस में कि सही ऑप्शन तो सारे ही तो इसमें सही बात है, लेकिन तुम्हारी किताब में दी है कि अमंग इंसेक्ट बीज जो है तुम्हारे, इसको इसमें क्वेश्चन में क्या किया एनटीए ने, बीज हटा के मोथ्स एंड फ्लाइज दी है बात। जबकि इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बीज आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो अभी देखते हैं किताब में कैसे दी है ये बात। सी तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ये था तुम्हारा, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये सही बात तुम्हारी। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, ये सही बात तुम्हारी। फिर तुम्हें क्या दिया था, अमंग द एनिमल्स, जो हमारा आंसर था, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, तो बीज को हटा के तुम्हें क्या दे दिया, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, तो इसलिए वो बात गलत हो गई, है ना। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रीट फाउल ओडोर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। तो तीनों बातें तुम्हारी किताब में जो दी है, आई मीन बस सब सारी कहानी दी है, वहाँ हटा के बीज को हटा के क्वेश्चन में तुमको मॉथ एंड बटरफ्लाइज दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारा वो ऑप्शन गलत हो गया।
Chapter 2, Class 12th, Sexual Reproduction Flowering Plants, पेज नंबर 29 एंड 30. तुम देखो, तुम्हें क्लियरली किताब में मिल जाएगा. राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following statement is not true? अब देखो इसको मार्क कर लेते हैं पहले. Not true. किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. तुमको बतानी है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक तुमने पढ़ी है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी बात गलत है, सही बात नहीं है. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूजन. ठीक बात है ना? हम उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द जेल, उसको हम इल्यूजन प्रोसेस बोलते हैं. सॉरी. These separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. बिल्कुल ठीक बात है, हमें ऐसे वो दिखाई नहीं देंगे. दिस इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, और इथीडियम ब्रोमाइड में जब स्ट्रेन करेंगे तो भी उसके बाद भी हमको इसको यूवी रेक्स से एक्सपोज करना होगा. देन वील एबल टू सी दी बैंड्स ऑफ डीएनए ऑन द जेल. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The presence of chromogenic substrates give blue colored DNA bands on the gel. ये बात तुम्हारी यहाँ पे गलत हो गई. तो हमें ब्लू कलर्ड से थोड़ा दिखाई देते हैं. कैसे दिखाई देते हैं? ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, है ना? जबकि ये देखो एक समझने वाली बात है, नेक्स्ट लाइन पे तुम्हारी ये बात दी हुई है. राइट? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हाइल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट. यानी कि ये बात भी सही बात है. हमसे इनकरेक्ट पूछा है. तुम्हारी सी ऑप्शन में इंस्टेड ऑफ ऑरेंज ब्लू कलर इज गिवन, तो हमारा आंसर ये बनेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है बच्चों? किताब में देखिए ये बात कैसे दी है. देखो फर्स्ट लाइन क्या बोली थी? इल्यूजन के बारे में बात कर रहे थे ना, है ना? तो ये बात यहाँ दी हुई है. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is illusion. मिल गया बात? ठीक है. और किससे हम एक्सपोज करते हैं, किससे स्टेन करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड से. बिल्कुल सही बात यहाँ भी दी हुई है आपके. फिर आप देखो ऑरेंज कलर्ड बैंड की बात कर रहे थे, तो ऑरेंज कलर्ड बैंड नहीं दिखता हमें. कौन सा बैंड दिखता है? इट इज़ ब्लू कलर्ड बैंड. कौन सा बैंड दिखता है हमें? इट इज़ ब्लू कलर्ड बैंड. समझ आ रही बात बच्चों? सो दिस इज हाउ इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी. और आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा? क्योंकि इनकरेक्ट बात पूछी थी, तो इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन एज ब्लू कलर्ड बैंड्स. तो हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन बना था. चलिए आगे चलते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब तुम्हें यहाँ भी सही बात बतानी है. क्या पूछा है तुमसे? करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है तुम्हारे. यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन. ठीक बात है. यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन तुम्हें पता है, पैकेजिंग में पढ़ा है हमने डीएनए की. तो यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन. तो ये तुम्हारा सही बात है, और सही बात तुमसे पूछ रहे हैं, ये आंसर बनेगा तुम्हारा. हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ये इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ये बिल्कुल गलत बात है. हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि डेंसली पैक्ड होता है. तो यानी कि दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in a nucleosome. Absolutely, है ना? DNA कैसे रैप होता है? आपका नेगेटिवली चार्ज DNA है, तो तुम्हारा इट इज wrapped by the histone octamer. This is absolutely correct statement. Histones are rich in lysine and arginine. Absolutely, this is also correct. Then a typical nucleosome contains 400 base pairs of DNA helix. ये बात गलत हो गई. किताब में देखना तुमको मिल जाएगा. इट इज़ 400 बेस पेयर्स होता है डीएनए हेलिक्स में, एक न्यूक्लियोसोम में. राइट? सो दिस इज आवर रॉन्ग स्टेटमेंट. तो क्या सही बन रहा है तुम्हारा? ए सी डी ओनली. यानी कि तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा. राइट बच्चों? एनसीईआरटी में कैसे ये बात दी है? लेट्स चेक. पेज नंबर 99, 100 पे बात दी है. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 चैप्टर 6. तो कैसे ये बात दी है? ये देखो यहाँ पे दी है. नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रेप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. क्लियरली बात है. हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइक लाइजीन एंड आर्जिनिन. ठीक है. और क्या तुमको बात दी थी? यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी लूजली पैक्ड. ये बात दी है तुमको, है ना? तो कहाँ दी है हमारी ये बात? देखो ये दी है. Regions of chromatin which are loosely packed and stains light are referred to as euchromatin. ये बात दी है. और तुम्हें क्या ऑप्शन दिया था कि heterochromatin is transcriptionally active. जबकि देखो यहाँ दी है
ट्रांसक्रिप्शनली कौन एक्टिव होता है? यूक्रोमैटिन एक्टिव होता है क्योंकि वो लूजली पैक्ड है. हेट्रोक्रोमैटिन इज अ डेंसली पैक्ड डीएनए, इसलिए वो इनएक्टिव होता है. इट इज गिवन लाइक दिस. ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन को आप देख रहे हो कि किस तरह से एनसीईआरटी में ये बात दी. मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? Why I've put these NCERT lines in after every question in the slides? Only reason is to make you, to give you the clear picture कि तुमको NCERT कैसे पढ़नी है और क्यों हम टीचर्स बार बार तुम लोग को फोकस करते हैं, बच्चों को फोकस करते हैं कि बेटा बायो के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, मत जाओ एनसीईआरटी से बाहर. हाँ, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपर लेवल जाने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो उतना आपके जो जितने भी आप पढ़ रहे हो टीचर से सब आपके लेक्चर में क्लियर करा देते हैं, लेकिन फोकस आपको सिर्फ एनसीईआरटी रखना है फॉर बायोलॉजी. चलिए आगे देख लेते हैं. गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 सेज Mendel's studied 7 pairs of contrasting traits in pea plant and proposed the law of inheritance. बिल्कुल ठीक बात है. 7 pair of contrasting trait मेंडल ने पढ़े थे, हम जानते हैं. 1 is for dominant and the other is for recessive. एक ही कैरेक्टर के 2 traits पढ़े थे, 1 is dominant and the other is recessive. So 7 pairs of contrasting traits मेंडल ने स्टडी किए थे to give the idea of laws of inheritance. So this is correct statement. That means we'll write T over here, that means true statement. Statement 2 की बात कर लेते हैं. 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant. है ना, pea plant पे थे, सही बात है. कौन कौन से थे? वर seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position and stem height. तो क्या यही 7 traits थे? हाँ जी, बिल्कुल यही थे. किताब में बिल्कुल साफ साफ एक टेबल दिया हुआ है, अभी देखेंगे, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा. तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर हमारा ए बनेगा. किताब में ये बात देख लेते हैं कैसे ये बात दी हुई है किताब में. ये देखो टेबल तुम्हें मिल जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 क्लास 12 पेज 71. है ना, इन्हीं की तो बात कर रहे थे. है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. कितने ट्रेट्स हैं? 1 to 7, राइट. और यही सब दिया हुआ था. स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर. हर कैरेक्टर के दे आर 2 ट्रेट्स, 1 इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव. जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, टॉल इज डोमिनेंट एंड डॉर्फ इज रिसेसिव एंड सो ऑन. राइट बच्चों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. जेनेटिक्स हमको लगता है कि हमको नहीं समझ में आएगी, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. यार इतना डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी पे रखो ध्यान. दिस इज़ योर, आई मीन दिस शुड बी योर आइडिया कि भैया हमें एनसीईआरटी पढ़नी है जेनेटिक्स के लिए भी. उतना ही तुम समझ लो ना, अच्छे से कर लो, बहुत काफ़ी है तुम्हारे लिए फॉर नीट एग्जाम. राइट बेटा. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया. XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन. वेरी सिंपल. कौन से ऑर्गेनिज्म में तुम्हें XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा? किताब में देखना मिल जाएगा. ग्रासहॉपर इसका एग्जाम्पल है. ग्रासहॉपर में ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे. Grasshopper is an example of the XO type of sex determination. समझ आ रही है बात कैसे दी है किताब में? चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? अब देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं. ये आपका टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट क्लास 11th प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस, वहाँ की बात कर रहे हैं. है ना, कि कितना एटीपी तुम बनाते हो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है. हम जानते हैं बात कि ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड. तो बट ऑब्वियसली बात है, जब एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड हमको देके जाएगा. लेकिन ड्यूरिंग दी प्रोसेस वी नो दैट इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितना एटीपी सिंथेसिस होता है, आपको इस क्वेश्चन में वो पूछा हुआ है ना. तो मैं आपको किताब की बात बताना चाहती हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं. देखो दिस इज योर पिक्चर ऑफ एनसीईआरटी. तो अगर तुम ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हो थोड़ा सा, तो तुम जानते हो फर्स्ट जो फेज होती है, फर्स्ट फेज में दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फेज. इंस्टेड ऑफ एटीपी बनाने की बजाय एटीपी यूज्ड अप होती है. एंड हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड अप? 2 एटीपीज यूज्ड अप. कहाँ कहाँ पे एटीपी यूज हो रही है? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, इस स्टेप में तुम्हारा एक एटीपी यूज हुआ, राइट. फिर कहाँ यूज हुआ? जब तुम्हारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना, तो यहाँ भी तुम्हारी एक एटीपी यूज हो गई. ठीक बात है. तो यानी कि तुमने 2 एटीपी टोटल यूज कर ली इन investment phase, in the initial phase of the process glycolysis.
नाउ लास्ट जो फेज होती है, नेक्स्ट 5 स्टेप्स, दैट विल बी द पे ऑफ फेज। उसमें तुम एटीपी को सिंथेसाइज करते हो। तो कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हो? देखो, एक तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारी NADH2 यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है ना? क्या सिंथेसिस हो रही है? NADH2। और हम जानते हैं ये बात कि 1 NADH2 वर्थ 3 ATPs। क्लियर है बात? तो यानी कि अगर तुम एक NADH2 एक बारी में बना रहे हो, तुमको 2 साइकिल चलाओगे तुम 2 पायरुविक एसिड के लिए, तो यानी कि तुम क्या कर रहे हो? 2 NADH2 बना रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारा NADH2 कितना मिला तुम्हें? 2 NADH2 मिला। ठीक बात है। हमने अभी डिस्कस किया कि 2 NADH2, क्योंकि 1 NADH2 वर्थ 3 ATPs, तो 2 NADH2 तुम्हें 6 ATPs देके जाएगा। ठीक बात है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि तुमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 6 ATPs थ्रू 2 NADH2 यू विल गेट, राइट? नाउ एटीपी के फॉर्म में एटीपी तुम्हें कितना मिलता है इन दी पे ऑफ फेज? तो कहाँ मिलेगा तुम्हें? एक एटीपी देखो तुम्हें यहाँ मिल गया व्हेन 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जब तुम्हारा 1,3 बाय PGA कन्वर्ट्स इनटू ओनली 3 PGA, तो एक फॉस्फेट निकल गया, यानी कि तुमने एक एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज कर ली। ठीक बात है बच्चों। सिमिलरली तुमने एक एटीपी कब सिंथेसाइज की? व्हेन फोस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, तब भी एक फॉस्फेट निकल गया और तुमने एक एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज कर ली। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे क्या बन गई? 2 एटीपी। समझ आ रही है बात? तो 2 एटीपी तुमने बनाई और तुमने ये साइकिल रिपीट होगी। यहाँ पे तो एक पायरुविक एसिड बनेगा अभी, है ना? देखो, 2 पायरुविक एसिड जब बनेंगे तो तुम्हारी 2 एटीपी बनेंगी, यानी कि तुम इसे मल्टीप्लाइड कर दोगे 2 से, यू विल गेट इट 4 ATPs इन द फॉर्म ऑफ ATPs। समझ आ रही है बात बच्चों? फर्स्ट फेज में तुमने 2 ATP यूज अप कर ली। पे ऑफ फेज में तुमने 6 ATP बनाई NADH2 की फॉर्म में, क्योंकि तुम्हारी 2 NADH2 बना था, एक NADH2 हमको 3 ATP देके जाता है, तो 2 NADH2 हमको 6 ATP देके जाएगा। क्लियर है बात? नाउ अब तुमने ATP की फॉर्म में एक साइकिल में जब तुमने एक बार पायरुविक एसिड बनाया तो तुमने 2 ATP बनाई। पायरुविक एसिड हमारे 2 बनने हैं, 1 ग्लूकोज गिव्स यू 2 पायरुविक एसिड, तो उस केस में हमारा टोटल ATP के फॉर्म में 4 ATP बनेगा। यानी कि तुमने ATP टोटल कितनी सिंथेसाइज की? 6 ATP प्लस 4 ATP, तुमने 10 ATP सिंथेसाइज की, राइट? यूज जब तुमने की, दिस इज मीन सिंथेसाइज्ड, राइट? और तुमने यूज्ड अप कितनी की थी? फर्स्ट फेज में 2 ATP हैज बीन यूज्ड अप। तो यानी कि तुम्हारी टोटल नेट गेन कितना आया? 8 ATP। समझ आ रही है बात? तो एक आंसर तुम्हारा 8 ATP बन सकता है इस तरह से। लेकिन अगर हम सिर्फ ATP के फॉर्म में बात करें, NADH2 निकाल दें, क्योंकि वहां आपसे ATP पूछा है, ये तो हमारा इट्स जस्ट लाइक अ चेक, we'll encash it during the process of followed process, that is electron transport chain। ये ATP हमको तब मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरिंग। हमें कितना ATP मिलता है? 4 ATP मिलेगा पे ऑफ फेस में। तो अगर तुम इस 4 ATP को, जो तुमने 2 ATP बनाई थी, उससे तुमने माइनस कर दिया, सॉरी यूज्ड अप की थी, उससे तुमने माइनस कर दिया, तो तुम्हारा नेट गेन कितना आएगा? 2 ATPs। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर 2 ATP भी हो सकता है और 8 ATP भी हो सकता है। 8 ATP in this sense when we are including NADH2 and 2 ATP in this sense when we are not including NADH2। समझ आ रही है बात बच्चों? तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को हमें ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोनस में चले जाते हैं, और बोनस में अगर गया है और तुमने अटेम्प्ट किया है तो तुमको ज़रूर उसके मार्क्स मिलेंगे, राइट बच्चों? तो इसका आंसर हमारा 2 भी हो सकता है एंड 8 भी हो सकता है। बोथ आर द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये क्वेश्चन हमको जरूर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दिस इज controversial question a little. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स। नाउ वैस्कुलर बंडल्स के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बताना है कि व्हाट आर दी, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, right? So we'll discuss one by one and we'll see what are the correct options which is going for the vascular bundles. Option A says in roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. तो बिल्कुल ठीक बात है। रूट्स में जब हम बात करते हैं तो vascular bundles की अरेंजमेंट हमको
ऑल्टरनेटली देखने को मिलेगी. कैसे? सपोज दिस इज योर जाइलम, this is your phloem, this is your xylem, this is your phloem. So we can say that xylem and phloem are arranged along the different radii in an alternate manner, right? So this is absolutely correct statement. Now next says conjoined closed vascular bundles do not possess cambium. देखो जब closed की बात आ गई ना, definitely it do not have cambium, right? Closed हम बोलते ही तभी है vascular bundle को when they do not possess cambium, and when they have cambium we say it is open vascular bundle, right? And conjoined का मतलब क्या होता है? When the xylem and phloem lie on the same radii, right? For example, this is your vascular bundle. So on one side it will be xylem and the other side it will be phloem. So this is called as conjoined if they are lying on the same plane. Conjoined closed vascular bundle do not possess cambium. तो अगर vascular bundle closed है तो फिर they do not have cambium. That is correct. That means this is also correct. In open vascular bundle, cambium is present in between the xylem and phloem. तो यहाँ पे तुमको cambium देखने को मिलेगी like this. So this is your open vascular bundle. This is also correct. है ना? We say it is open vascular bundles because the cambium is present and it can go for secondary growth, right? चलिए, next is the vascular bundles of dicotyledonous stem possess endark protoxylem. तो किसका vascular bundle endark protoxylem का होता है? Dicotyledonous stem का होता है. बिल्कुल सही बात. Endark means कि protoxylem is towards the center side and metaxylem is towards the periphery. तो अगर हम dicotyledonous stem की बात करें तो vascular bundle is possess endark xylem. This is also correct statement. Next is in monocotyledonous root, usually there are more than 6 xylem bundles present. This is also correct. अब क्या समझ आया आपको इस बात से? यानी कि all the options are going for vascular bundles. These are correct options for all the options are correct for the vascular bundles. यानी कि हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है. आपका ऑप्शन एक होना चाहिए था all are correct. तो फिर इस क्वेश्चन को हम बोनस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे. आपको इसका मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तब जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कन्फ्यूजन सा है कि इसमें सारी बात सही है या सारी बात गलत है, तो ऐसे ज़रूर अटेम्प्ट करके आना चाहिए बिकॉज दैट क्वेश्चन गोज फॉर बोनस. लेकिन आपको वो बोनस नंबर तभी मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, राइट? सो देयर इज नो ऑप्शन शुड बी ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. समझ आ रही है बात बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? Right? तो अब आपसे पूछा है कि chemiosmosis के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है, यानी कि बात सही नहीं है. तो आपकी ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, कौन से चैप्टर में गिवन है, कौन से पेज नंबर पे गिवन है. विल सी इन अ मिनट इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट बिफोर दैट कौन सी बात इनकरेक्ट है? देखो केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड, है ना? जब प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बनता है थाइलेकॉइड्स के ल्यूमन में, देन वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव्स from the higher concentration towards the lower concentration. They tend to move from the higher to lower concentration. So with the help of which the energy is synthesized. तो किसका gradient बनता है during the chemiosmotic hypothesis? It is the basically बनेगा किसका? proton gradient बनेगा, which is actually going to break down, then only energy is synthesized. तो ये बात बिल्कुल ठीक है और हमसे incorrect बात पूछी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा. breakdown of electron gradient, है ना? This is incorrect. प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, वही टूटता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं बनता. सो दैट इज वाई हमको इनकरेक्ट बात पूछी है. हमारा ऑप्शन यही है. देखो तुम्हें आंसर मिल गया. फिर भी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शंस. मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा. हमें पता है FOF1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स. तो वहीं से आपके जो है प्रोटॉन पेयर्स मूव्स करेंगे एंड देयर बाय द एनर्जी सिंथेसाइज व्हेन इट कम्स आउट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. So this is also correct statement for chemiosmotic hypothesis. Next is reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane. बिल्कुल ठीक बात है.
जैसे ही आपका प्रोटॉन मूव करता है तो प्रोटॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन पेयर उसको मिल जाता है फ्रॉम PS1. इफ यू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स वी हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया उसको फेराडॉक्सिन से, एंड देन प्रोटॉन पेयर मिल गया. इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. दैट इज व्हाई NADP गेट रिड्यूस टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हमसे इनकरेक्ट बात पूछती है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं बनता. चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में ये बात कहाँ दी है. टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 13, क्लास 11th. और आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 214 पे सारी कहानी बिखरी हुई है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देख लेते हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट. देखो ये बना है, वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट्स दैट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP. समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे ये भी हम देखेंगे, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, है ना. एंड दीज, बिकॉज ऑफ दीज, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम दी स्ट्रोमा बिकॉज NADPH2 सिंथेसाइज्ड इन दी स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट. तो ये सारी कहानी आपकी किताब में गिवन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स. तो तुमको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक गलत है एक सही है. स्टेटमेंट 1 सेज क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. तो ये क्वेश्चन आपकी क्लास 12 की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 से लिया हुआ है. तो हम जानते हैं क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं. दे डू नॉट ओपन एट ऑल. सो व्हेन दे डू नॉट ओपन दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, है ना. ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं पहले भी कई बार बोली हूँ कि हमें स्टेटमेंट्स के आगे ट्रू एंड फॉल्स लिख के फिर उसको सॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट इज क्लाइस्ट्रोगैमस इज डिसएडवांटेज इज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है बिकॉज दे डू नॉट ओपन एट ऑल, सो देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? Both statement 1 and statement 2 are correct. That means we'll go for the option A. ठीक है बच्चों? चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में ये बात कहाँ गिवन है आपकी, कौन से पेज पे गिवन है. So this is your NCERT picture, class 12 chapter 2 sexual reproduction flowering plant, page number 28. कैसे दी है ये बात? देखो साफ साफ दी है बिल्कुल. Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination, pollen landing on the stigma. बिल्कुल एज इट इज उठा के तुमको पेपर में दी है. एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है हमें फॉर नीट एग्जाम. चलिए आगे आ जाते हैं. एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ. ऑर्थोपॉड्स कौन से, इसका स्केलेटन कौन सी मॉलिक्यूल से बना है? एनिमल किंगडम, क्लास 11th. हम जानते हैं ये बात, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है. हमारा आंसर सी बनेगा. देख लेते हैं किताब में कहाँ बात दी है ये, है ना. ऑर्थोपोडा जो फाइलम है आपका इनवर्टिब्रेट्स, तो उसमें ये बात दी है, द बॉडी इज ऑफ ऑर्थोपॉड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. समझ आ रही है? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज दैट बायो के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उसकी लाइंस को लर्न करना है, बिटवीन द लाइंस थोड़ा सा देखना है, एंड यू विल गेट 360 आउट ऑफ 360 इन योर बायोलॉजी सब्जेक्ट इन नीट एग्जाम. समझ आ रही है बात बच्चों? तो किताब में हर जगह कहानी दी हुई है जो भी क्वेश्चन ईयर एग्जाम में आया है तुम्हारे 2022 में. चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग is not observed during apoplastic pathway. तो apoplastic pathway तुमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में. कौन सी कहानी नहीं होती है? इज नॉट ऑब्जर्व्ड. क्या पूछा है आपसे? नहीं देखने को मिलती बात हमें एपोप्लास्टिक पाथवे में. ये चीज़ें ना ज़रूर अंडरलाइन या सर्कल किया करो क्वेश्चन पेपर में, सो दैट यू शुड नॉट क्रिएट अ ब्लंडर. क्योंकि हम बहुत ही सिली मिस्टेक्स करके आते हैं. कभी इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर दिए आते हैं, किसी और पाथवे के बारे में पूछा है, किसी और पाथवे के बारे में बात करके आ जाते हैं. तो ये बहुत रेगुलेट होता है बाद में इन चीज़ों के लिए. चलिए ऑप्शन ई सेज मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल्स. बिल्कुल ठीक बात है ना. इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स बिटवीन द सेल्स. समझ आ रही है? सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, सेल के बाहर ही पानी अपना मूव कर रहा है. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. एपोप्लास्टिक में ऐसे ही होता है. द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. भाई सेल के बाहर मूव कर रहा है, वॉल्स ऑफ द सेल पे मूव कर रहा है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो नहीं जाएगा. डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट.
द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। भाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है, हमने बात कर दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल, तो सेल के अंदर हम क्यों जाएंगे, क्योंकि सेल के बाहर ही मूवमेंट है पानी का, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का तो सवाल ही नहीं होता। समझ आ रही है बात बच्चों? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट है, और हम तो पानी को कैसे लेके जा रहे हैं, सेल के बाहर बाहर वॉल्स से लेके जा रहे हैं, बिटवीन द सेल्स लेके जा रहे हैं, और तुमसे कहा है इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, तुम्हारा आंसर ये बनेगा। समझ आ रही है बात बच्चों? चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, एपोप्लास्टिक इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, देयर इज नो बैरियर फॉर दी वाटर मूवमेंट। अब देख लेते किताब में ये बात कहाँ दी है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स क्लास 11 चैप्टर 11 पेज नंबर 184 एंड 85, है ना? देखो तुम्हारे ऑप्शंस क्या दिए थे किताब की लाइन, एपोप्लास्टिक सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिवली अकर्स थ्रू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल्स, यही बात दी थी आपकी किताब में, है ना? तो बिल्कुल यही सारी कहानी दी हुई है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्टिक डज नॉट इन्वॉल्व दी क्रॉसिंग दी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ऑब्जर्व नहीं, जो नहीं हमको देखने को मिलता है एपोप्लास्टिक में, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सो दैट इज व्हाई दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्वेश्चन दिखा है तुम्हारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, है ना? चैप्टर 10 क्लास 11th, तो तुम्हारी ये कहानी यहाँ से ली है, ये वाला क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक बात है, ये तो चाहे हम माइटोसिस की बात करें चाहे मियोसिस की बात करें, दोनों ही केस में आपके स्पिंडल फाइबर जब काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे मेटाफेज phase में, तभी तो it will attach and start moving towards the opposite poles, which results in the next phase, that is anaphase phase. तो metaphase phase में it is the spindle fibers that attach to the kinetochore, and kinetochore कहाँ present होता है, centromere of the chromosome, so it attached to the kinetochore of the chromosome, right? So this is correct, ये तो बात हमको देखने को मिलेगी, है ना? और तुमसे पूछा है कि कोई ऐसा इवेंट जो नहीं होता है, कब नहीं होता है, माइटोटिक डिवीजन में नहीं होता। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ये भी बात सही है, प्रोफेज में शुरू हो जाती है कहानी, जब सेंट्रियोल मूव करेगा तभी तो सेल डिवाइड करेगा, बिकॉज सेंट्रियोल इज द सेल ऑर्गेनली दैट फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर्स। सो बिल्कुल ठीक बात है, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग ऑपोजिट पोल्स, ये भी हमें देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट आवर ऑप्शन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई माइटोटिक डिवीजन में पेयरिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, पेयरिंग तो हम तब करते हैं होमोलोगस पेयर की क्रोमोसोम्स की व्हेन देयर इज अ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप प्रोटीन नेटवर्क, जिससे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन्स टुगेदर, है ना? इस तरह से आपको पेयरिंग देखने को मिलती है, लेकिन कहाँ देखने को मिलती है, इन मियोसिस, एट विच फेज, ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ओनली, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सो दैट द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिमेन्स टुगेदर फॉर द क्रॉसिंग ओवर फॉर द नेक्स्ट इवेंट। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हमें मियोसिस में देखने को मिलेगी, माइटोटिक डिवीजन में देखने को नहीं मिलती है, यानी कि तुम्हें आंसर मिल गया, योर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, ये तो होगा ही, सेल डिवाइड करेगा तो, है ना? तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। इन ओल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, दिस इज जाइलम, right? So is dark brown and resistant to insect attack due to, है ना? old trees में जो आपका secondary xylem होता है dark brown color का होता है, और that is why it resistant to the insect attack। तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है, आपको इसमें से correct options choose करने हैं, ठीक बात है बच्चों? तो फर्स्ट ऑप्शन से secretion of secondary metabolites and the deposition in the lumen of vessels, बिल्कुल ठीक बात है ना, absolutely correct statement। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट होते हैं और जो कि ल्यूमन में जाके उसके डिपॉजिट हो जाते हैं, वेसल्स के ल्यूमन में। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ द स्टेम, अभी हमने बात की ल्यूमन में, यानी कि सेंटर में ही तो होगा ल्यूमन, सही बात है बिल्कुल, है ना? इन द ल्यूमन ऑफ द सेंट्रल लेयर्स ऑफ द स्टेम पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ स्यूब्रिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर, भाई ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई, बी से बिल्कुल कॉन्ट्रेक्टरी पॉइंट है, तो ये तो वैसे ही गए ऑप्शन से, अगर आपको ये बात मालूम है तो ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन दी पेरीफेरल लेयर, पेरीफेरल भी तो आउटर लेयर्स ही होती हैं बच्चों, तो ये बात भी गलत हो गई।
तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ए एंड बी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपकी सही स्टेटमेंट्स ए एंड बी हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन ए बनेगा। किताब में देखते हैं ये बात कहाँ दी है, क्लास 11 चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 96 है ना। देखो सारी बातें दी हैं। ओल्डर ट्रीज में सेकेंडरी जाइलम की वजह से इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स, है ना, लिखा है दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स। तो कहाँ जाके होता है, इस डार्क ब्राउन, क्यों, डिपोजिशन किसका हो जाता है, इन सारे सब्सटेंस का, है ना, इसेंशियल ऑयल्स का, कहाँ पे, सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। आपकी सी और डी ऑप्शन में बात की थी आउटर लेयर एंड पेरिफेरल लेयर, इसलिए वो आपके ऑप्शंस गलत हो गए। राइट बच्चों, तो किताब में बिल्कुल आपकी कहानी दी हुई है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो चैप्टर 11 प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। प्लास्टिसिटी आप जानते हो, प्लास्टिसिटी के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, है ना, दे हैव एक्चुअली अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेसेस टू फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो दिस इज एक्चुअली प्लास्टिसिटी। तो आप देखोगे आपको मेज में देखने को ये बात नहीं मिलेगी, राइट। तो मेज इज आवर करेक्ट ऑप्शन। किताब में देख लेते हैं ये बात, क्लास 11 चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 246। तो प्लास्टिसिटी की बात की है इस पैराग्राफ में आपके, राइट। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो उस फिनोमिना को हम प्लास्टिसिटी देखने को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। कॉटन में कोरिएंडर एंड बटरकप्स तीनों में आपको देखने को मिलेगी, बट नॉट इन केस ऑफ मेज। एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक कि इन विच फॉलोइंग प्लांट वी विल नॉट ऑब्जर्व प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया मेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, कौन से केस में फ्लावर्स आपका जाइगोमॉर्फिक होता है, व्हेन जस्ट वन वर्टिकल लेन पासेस द फ्लावर गेट डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर हाफ्स। इस कंडीशन को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। अदरवाइज द अदर कंडीशन इज एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, व्हेन एनी लेन पासेस फ्रॉम द रेडियल द फ्लावर विल डिवाइड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स, है ना, लाइक मेनी रेडियल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है व्हेन एनी लेन पासेस फ्रॉम थ्रू द रेडियली, राइट। तो अभी हम देखेंगे किताब में ये बात कहाँ दी है। इस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन कौन से हैं आपके, इट इज गुलमोहर एंड केसिया। बाकी अगर इसकी बात करें, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, सो दीज आर ऑल एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। तो हमारा बी एंड सी दिया हुआ आपके किसी ऑप्शन में, लेट्स चेक, यस इट इज बीन गिवन ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं किताब में साफ साफ सी बात दी हुई है। चैप्टर 11 आई मीन क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 72। देख लो तुम लोग, कितनी क्लियरली किताब में बात दी है। जाइगोमॉर्फिक प्लांट्स में पी, गुलमोहर, बीन, केसिया, तुम्हारे डायग्राम में आई मीन तुम्हारे क्वेश्चन में गुलमोहर और केसिया की बात की है। और अगर तुमको जो दिया है ना ऑप्शन, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये कैसे फ्लावर्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। समझ आ रही है बात बच्चों, किस तरह से तुम्हारी एनसीईआरटी में सारी कहानी गिवन है और तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है नीट के लिए। समझ आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, है ना। तो हम सेंट्रल डोगमा पढ़े हैं, हम जानते हैं कि डीएनए से बनता है आपका mRNA, mRNA से बनता है आपके प्रोटीन्स। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। ट्रांसलेट्स इज एक्चुअली फॉर्म द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज mRNA, एंड देन mRNA ट्रांसलेट्स इज इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द प्रोटीन्स, हेंस द प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कब आपका ट्रांसलेशन बिगिन होगा, जिससे कि आपका mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर दे टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर्स mRNA, हमको आंसर मिल गया, किताब की लाइन है। एज सुन एज द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, वी नो दैट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एज यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो एज सुन एज, एंड वी नो दैट mRNA इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो mRNA सिंथेसाइज आपके न्यूक्लियस में होगा, comes out of the nucleus into the cytoplasm. So when this mRNA encounters the smaller unit of ribosome, the translation
begins. तो फिर हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर्स mRNA, है ना. लार्जर यूनिट नहीं होता, ये आप गलत बात है. बोथ दी सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विद mRNA. दोनों नहीं ज्वाइन होती, स्मॉलर यूनिट पहले होती है. द tRNA इज एक्टिवेटेड इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर्स mRNA. ऐसा नहीं होता. इट इज ऑप्शन ए. किताब में आपकी साफ तरीके से लाइन दी हुई है, क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये देखो, ये बात साफ दी है यहाँ पर. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, उठा के बिल्कुल किताब की लाइंस, है ना. चलिए, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? respiration in plants की में दिया हुआ है आपकी ये बात, सिंपल सी बात है ना. कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको. लेस देन 7% होती है सिंथेसिस. किताब में ये बात कैसे दी है ना. क्लास 11 चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट पेज नंबर 230 देख लो, ये बात दी है तुम्हारी किताब में. लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं. इवन इन अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑल्सो नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड. लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, है ना. हमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से क्या क्या हम कर सकते हैं, किसका बेसिस है वो? बोथ जेनेटिक मैपिंग, जीन मैपिंग कर सकते हैं, प्लस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी वाइडली यूज्ड है ना. दीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दीज टू. कहाँ दी है किताब में आपकी ये बात? ये देखो, क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 24. फर्स्ट लाइन है तुम्हारी ये किताब की. As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. दोनों में ही जरूरी है फिनोमेना. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is incorrectly matched? तो हमको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच क्या है. तो एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हम पहले इसको सर्कल करेंगे, फिर देखेंगे इनकरेक्ट मैच क्या. एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, सही बात है. देखो, एक्टोकार्पस जो है इट इज अ ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में प्रीडोमिनेंट पिगमेंट जो होता है फ्यूकोजेंथिन है. बिल्कुल सही बात. यूलोथ्रिक्स मैनीटॉल, ये बात गलत हो गई. यूलोथ्रिक्स जो है आपका एक ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटीरियल स्टार्च होता है, यानी तुम्हें ऑप्शन मिल गया, है ना. पोरफायरा रेड एल्गी है, फ्लोरिडीन स्टार्च इसमें होता है, सही बात है. स्टोर्ड फूड वॉल्विक्स ग्रीन एल्गी है, और इसमें स्टार्च, एज आई टोल्ड यू, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल. किताब में ना आपकी एक टेबल दी हुई है, पेज नंबर 33 क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, है ना. तो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइसी, और इसमें आपका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है. समझ आ रही है बात, है ना. एक वहाँ पे ब्राउन एल्गी दी थी, तो ब्राउन एल्गी में इट इज फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, है ना. रेड एल्गी दी थी पोरफायरा, तो रेड एल्गी में फ्लोरिडेन स्टार्च इज देयर. यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च है, दैट इज व्हाई दैट इज आवर ऑप्शन. इट वाज इनकरेक्ट मैच. चलिए, नेक्स्ट इज 136 क्वेश्चन इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रोमेयर प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम. कहाँ पर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से अनइक्वल आर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. तो ये तुमको यही पूछा है कि सही ऑप्शन सही मैच करना है, किसकी बात किसके साथ बिल्कुल सही जा रही है. देखो, मेटासेंट्रिक का मतलब है बिल्कुल बीच में तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा. कहाँ पे तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा? सपोज तुम्हारा ये क्रोमोसोम है, तो तुम्हारे इक्वल आर्म्स होंगे. आई गेस इट लुक्स लाइक इक्वल. तो तुम्हारे इक्वल आर्म्स होंगे बिल्कुल दोनों तरफ के. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्म्स द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि तुम्हारा ए गो विथ 3. तो ऑप्शन देखें, ए गो विथ 3. चलो, ये थोड़ा नीचे आ गया है हमारा, कोई बात नहीं. ए गो विथ 3 हम कहाँ पे बात करेंगे इसकी? देखो, ऑप्शन हमारा ये मिल गया हमको, ए गो विथ 3, राइट. फिर देख लेते हैं बी, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो एक्रोसेंट्रिक मतलब सिचुएटेड क्लोजली टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम, है ना. तो हमको एक्रोसेंट्रिक गो विथ 1, आई मीन दिस इज एक्चुअली बी. देख लो ना, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोजली टू द एंड फॉर्मिंग. सपोज यू ना, दिस इज योर क्रोमोसोम, तो लाइक इट विल बी लाइक क्लोजली, बिल्कुल इस तरह से कुछ बनेगा आपका, है ना. नो, दिस इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्रोसेंट्रिक. तो हम एक्रोसेंट्रिक में बनाते हैं इसको. ये आपका क्रोमोसोम क्लोजली टू द एंड पार्ट, तो इस तरह से बोल सकते हो तुम लोग,
ठीक है। सब मीटर सेंट्रिक मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, यानी कि ये बन जाएगा आपका दिस गो विथ सी, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, है ना। तो दिस गो विथ सी, तो ए विथ 3, बी विथ 1, सी विथ 4th, एंड टेलोसेंट्रिक मीन्स इट इज एक्चुअली इन द टर्मिनल एंड, मतलब आपको बिल्कुल इस तरह से कुछ आई शेप नजर आएगी ऐसे करके, है ना। तो हमारा ये बन जाएगा डी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन गया बच्चों? सही ऑप्शन तुम्हारा ए बन गया। समझ आ रही बात? किताब में आपकी बिल्कुल एक पन्ने पर क्लियरली हर चीज दी हुई है, देखो साफ साफ बिल्कुल किताब की लाइंस है। मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल सेंट्रोमियर होता है फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, है ना, रिजल्टिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, ठीक है। इन केस ऑफ एक्ट्रोसेंट्रिक chromosome, centromere is situated closely to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas telocentric terminal position पे है आपका, देख लो ये सारी बात किताब में दी है, वहीं से हमने इसको इक्वेशन को उठाया गया है। तो यू नीड टू लर्न एनसीईआरटी फॉर योर नीट एग्जाम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं? बेसिकली जंपिंग जीन्स होते हैं। दीज आर व्हाट? जंपिंग जीन्स। तो तुमको बताना है कि कौन से प्रोसेस में इट कैन बी यूजफुल और हेल्पफुल। तो तुम्हारी किताब में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक है, अभी देखेंगे एनसीईआरटी में कैसे बात दी है। तो उसमें बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। एक्चुअली आरएनए को हम साइलेंस कर देते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल उसके साथ आके बाइंड हो जाता है, सो आरएनए कुड नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू फॉर्म द gene. So that is why we say it is RNA interference or gene silencing, because we've silenced the gene, that gene is not going to express and forms the protein. So basically ये phenomena generally is used to obtain the pest resistant plants, widely used in the field of biotechnology to obtain pest resistant plant. कहाँ दी है बात आपकी किताब में? देखो ये दिया है तुम्हारा, the source of this complementary RNA could be from an infection by the viruses. एक तरीका ये है, viruses having RNA genome. दूसरा, or mobile genetic elements transposon that replace through an RNA intermediate. Mobile genetic elements means they are jumping genes. So this can also be helpful in silencing the RNA so that RNA could not express themselves to form the protein, right? So next question is, while explaining the interspecific interaction of population interaction का question है, तो हम plus sign से लगाते हैं कि species is going to benefit, minus sign is a sign for the species is going to get harmed, and zero कि कुछ भी नहीं हो रहा उसको, ना तो उसको कुछ मिल रहा है ना उसके पास से कुछ जा रहा है, neither gain nor loss, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन कैन बी असाइंड प्लस फॉर वन स्पीशीज एंड माइनस फॉर वन स्पीशीज इन्वॉल्व इन द इंटरैक्शन। देखो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो तुमको पूछा है ऐसा कौन सा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है अमंग ऑल फोर गिविंग द ऑप्शंस कि जिसमें कि एक स्पीशीज तो गेट बेनिफिटेड बिकॉज गिवन द प्लस साइन एंड द अदर स्पीशीज गेट हार्म्ड, है ना। तो ऐसा तो तभी होगा जब हम प्रेडेशन की बात करें। प्रेडेटर विल ऑलवेज गेट बेनिफिटेड, उसकी तो मजे हैं बिकॉज उसका फूड भर के अवेलेबल है, फूड उसका क्या है? प्रे इज द फूड। तो प्रे तो खाना बन जाएगा प्रेडेटर का, तो प्रे इज ऑलवेज गोइंग टू डाई एंड गोइंग टू हार्म्ड। सो दिस इज एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसको हम प्रेडेशन बोलते हैं, ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमारा प्रेडेशन आंसर बनेगा, ठीक है। तो एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन सारी कहानी तुम्हारी किताब में है, लेट्स सी इन अ मिनट, बट फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज प्रेडेशन। देखो अब तुम्हारी किताब में पेज नंबर 232 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12 चैप्टर 13 प्रेडेशन की बात की थी। क्वेश्चन में हमने कि व्हेन वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, है ना, स्पीशीज है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे प्रेडेटर की, विच इज़ गोइंग टू बेनिफिटेड, क्योंकि उसका खाना भरपूर अवेलेबल है और खाना उसका क्या है? खाना उसका है प्रे।
तो ये तो गोइंग टू डाई बिकॉज इट बिकम्स अ फूड फॉर द प्रेडेटर, सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू हार्म्ड. दैट इज वाई हमारा आंसर उस क्वेश्चन का क्या बनेगा, प्रेडेशन. ना और ऑप्शंस क्या दिए थे आपको, कंपटीशन की बात की थी. तो कंपटीशन में नथिंग, नो वन इज गोइंग टू बेनिफिटेड. कंपटीशन में हमेशा हार्म ही होता है दोनों स्पीशीज का. कमेंसलिज्म की बात करें, वन इज गोइंग टू बेनिफिटेड, अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. अमेंसलिज्म की बात करें, वन इज गेटिंग हार्म्ड, द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. तो तुम्हारी किताब में ये टेबल दी है. हर साल नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, तो ये टेबल प्लीज़ लर्न कर लेना. मेनी अ टाइम्स इसके एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. इस बारी स्ट्रेट अवे तुमसे इंटरैक्शन के बारे में बात की है. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल. तो देर आर सम इवेंट्स विच इज गिवन. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस विल एक्सेलरेट दी फॉस्फोरस साइकिल. आपकी किताब में कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, एवरीथिंग इज गिवन. अभी देखेंगे एनसीईआरटी में ये बात कहाँ दी हुई है. इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स से तो इट इज द कार्बन विच इज रिलीज. फॉस्फोरस से कोई मतलब नहीं है. वॉल्केनिक एक्टिविटी इज नॉट द आंसर. वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब यू नो व्हाट, रॉक्स जो है एक बहुत ही अच्छा रिजर्वॉयर है फॉस्फोरस का. सो दैट इज वाई दिस इज आवर आंसर, है ना. रेनफॉल स्टॉर्म्स, दिस इज नॉट द आंसर. अभी किताब में आपकी फॉस्फोरस साइकिल गिवन है एंड देयर इट इज क्लियरली गिवन दैट सॉइल इज द बेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस एंड बिकॉज ऑफ विच व्हेन आफ्टर वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस, राइट. चलिए देखते हैं किताब में ये बात कैसे गिवन है. See, when rocks are weathered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plants. ठीक है, तो and here you can see reservoir of forest phosphorus is rock which contain phosphorus in the form of phosphates. So weathering of rocks is the correct answer to accelerate the phosphorus cycle. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now this question says which of the following occurs due to autosome linked dominant trait. है ना, मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा autosomal linked dominant trait है ना. autosomal dominant trait कौन सा है ये बताना है आपको. तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इट इज नॉट, दे आर आस्किंग अबाउट ऑटोजोम एंड डोमिनेंट ऑल्सो. ठीक है, तो आपका सिकल सेल क्या है, autosome, but then it is recessive. So this is not the answer. Yes, myotonic dystrophy आपकी किताब में with diagram बहुत अच्छे से ये बात given है that this is an autosomal dominant trait, right? Hemophilia की बात करें, so this is again, अगर हम बात करेंगे sex linked और X linked recessive inheritance. ठीक है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन. थैलेसीमिया की बात करें, इट इज अगेन ऑटोजोमल रिसेसिव. समझ आ रही है बात. तो आपसे पूछा था ऑटोजोमल डोमिनेंट, सो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस और ट्रेट. किताब में आपकी ये बात प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से दी हुई है ना. मोस्ट कॉमन जैसे आप हियर यू कैन सी हेमोफिलिया की बात दी हुई है ना. एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन एज थैलेसीमिया इज ऑल्सो गिवन एंड सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो गिवन. सो सारे डिसऑर्डर्स आपकी किताब में दिए हुए हैं, पेज नंबर 88, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशंस, क्लास 12 चैप्टर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पिक्यूलियर फीचर्स, है ना. वी हैव लर्नड अबाउट स्प्रिंग वुड. आपकी किताब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की कहानी है. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट द स्प्रिंग वुड. तो तुमको सही बात बतानी है कि करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्प्रिंग वुड के बारे में कौन कौन से हैं. ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. ना स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड. बिल्कुल ठीक बात, ये हमारा ऑप्शन जाएगा. स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोलते हैं. स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस xylary एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स. देखो अब तुम यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में. स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम आपके xylary एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके वेसल्स नैरो नहीं होते हैं. उनके वेसल्स कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट,
right? Chale, it is lighter in color. Yes, absolutely, lighter in color. The spring wood along with the autumn wood shows the alternate concentration rings forming annual rings. है ना, annual rings इसी से तो बनती है with spring wood and the autumn wood together. ये बात भी ठीक है. It has lower density. इसकी density कम होती है, बिल्कुल सही बात. यानी कि A, C, D, E. तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन इज बी. अब करेक्ट स्टेटमेंट इज A, C, D, E. तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ. देखो किताब में तुम्हारी बिल्कुल सारी लाइंस दी हुई हैं. क्लास 11 चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पेज नंबर 96. तो वहाँ पे क्या क्या कहानी दी हुई थी स्टेटमेंट में? देखो ये दिया हुआ है, कैम्बियम इज वेरी active and produces a large number of xylary elements having vessels with wider cavities. क्वेश्चन में कैसे दिया था? नैरो कैविटीज. तो वो बात गलत थी, बाकी रेस्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. लाइटर इन कलर, ठीक बात है. देन लोअर डेंसिटी, दे फॉर्म एनुअल रिंग्स, एवरीथिंग इज करेक्ट. समझ आ रही है बात बच्चों? सिर्फ ये भी स्टेटमेंट सही होता इन केस इफ इट इज गिवन एज नैरोअर कैविटीज, बट इट इज गिवन, एक्चुअली इट इज गिवन एज नैरोअर कैविटीज. इफ इट इज गिवन एज वाइडर कैविटीज देन इट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. Okay, which part of the fruit labeled in the given figure makes it as a false fruit? तो basically false fruit is actually developed from the ripened ovary, है ना. ripened ovary is a fruit. लेकिन हम false fruit कब मानते हैं fruit को? जब instead of ovary it develops from the thalamus, then we call it as a false fruit. तो तुमको ये diagram दिख रहा है, it is basically this C part is the thalamus part. और थैलेमस से अगर फ्रूट बनेगा तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ द फॉल्स फ्रूट. तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी. ठीक बात है बच्चों. क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया हुआ है तुम्हारी सारी कहानी. फ्रूट्स के पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट वॉल विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, है ना. सारी कहानी तुम्हारी किताब में दी है. So this is about, but a fruit is actually formed from the ovary, but if it is not formed from the ovary, from the thalamus, we'll call it as false fruit. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? देखो C3, C4 plants तुमने photosynthesis in higher plants में ज़रूर पढ़ा होगा. C4 plants is actually plants which avoids the process of photorespiration because they have a special crans anatomy which consists of the bundle sheath cells which is actually found in the lower region of the leaves, है ना. upper level पे क्या होता है? mesophil cells होते हैं जिसमें ribosco enzyme present नहीं होता, तो वहाँ पे तुम्हारी C3 साइकिल नहीं चलती है. खैर इसकी कहानी क्वेश्चन में नहीं पूछी है. क्वेश्चन में आपसे ये बात कर रहे हैं कि बंडल शीथ सेल्स का रोल क्या है जो कि आपके वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं इन C4 प्लांट्स. लेट्स सी द ऑप्शंस. टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नहीं, बिल्कुल गलत बात है. ये तो एक टाइप का एकोमोडेशन है, ये तो एक टाइप का अडेप्टेशन है इन केस ऑफ C4 प्लांट्स टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे. ठीक है, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन. To increase the number of chloroplasts for the operation of Calvin cycle. Yes, that is the answer. किताब में साफ दिया हुआ है. अभी देखेंगे इस बात को कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ा देता है so that to operate the Calvin cycle, that is dark reaction, because here is the site of the dark reaction in C4 plants. To enable the plant to tolerate high temperature to protect the vascular tissues from high light intensity. ऐसी कोई बात नहीं है. It is the option B which is the right answer. Let's see. किताब में कैसे दी है ये बात? क्लास 11 चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पेज नंबर 218, है ना. तो आपका किताब में ये दिया हुआ है, देखो लाइन. द बंडल शीथ सेल्स may form several layers around the vascular bundles, है ना. ऐसे तुम्हारा ये vascular bundles है तो यहीं पे तुम्हारे इसके ही सराउंड कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं. बंडल क्योंकि vascular bundles के अराउंड है and it forms a sheath surrounds the vascular bundle, hence the name given bundle sheet cells, है ना. They are characterized by having a large number of chloroplasts. ठीक है, समझ आ रही है बात. तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट टू ऑपरेट द Calvin cycle because in C4 plants bundle sheath cells is the site of the dark reaction, that is C3 cycle. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
In the following palindromic based sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? भाई palindromic sequence क्या होती है? Palindromic sequence is a sequence which when we reads in opposite direction reads the same. चाहे हम उसको right पढ़ें चाहे उसको left पढ़ें, but that reads the same. ऐसे एक simple example से समझो. सपोज दिस इज अ वर्ड मैडम, तो अगर तुम इसको ऐसे भी पढ़ोगे तो भी तुम इसको मैडम पढ़ोगे, और अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो भी तुम इसको मैडम पढ़ोगे. सो व्हेन वी रीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट ऑलवेज रीड्स द सेम. दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट एक्चुअली कट्स on the palindromic sequence. It finds the nucleotide sequence, palindromic nucleotide sequence on the DNA segment, and then it make a कट ओवर देयर ओनली, है ना. तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि कौन से क्वेश्चन में ये बात कौन से ऑप्शन में ये बात जा सकती है? लेट्स सी. ये देखो GATTC एंड CTTAAG, देखो बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है बात, है ना, बट इट इज रीडिंग द सेम, राइट. सो हमारा ऑप्शन इसमें बी बनेगा. तुम्हारी किताब में विद द सेम एग्जाम्पल गिवन इन योर टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th. लेट्स सी. See, this is given as chapter 11th class 12th molecular basis of inheritance. ये देखो ये बात दी है बिल्कुल as it is, जैसे तुम्हारी किताब में गिवन है वहीं का एग्जाम्पल बिल्कुल उठा के क्वेश्चन में डाल दिया है. GATTC CTTAG. अगर हम उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो भी सेम पढ़ेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी हम सेम पढ़ेंगे. समझ आ रही बात. और इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना. तो palindromic is in DNA is a sequence of base pairs that reads the same on two strands when orientation of the reading is kept the same. समझ आ रही है बात. तो ये बिल्कुल NCERT का एग्जाम्पल तुम्हारी क्वेश्चन में है. तो दिस इज वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेशन दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज बायोलॉजी NCERT फॉर नीट एग्जाम, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज देयर. आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पे NCERT में ये बात दी है. चलिए, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ साइकिल इट एग्जिबिट्स, है ना. कौन सा साइकिल किसके साथ जाता है? अब तुम्हारा ना ये टॉपिक जो आपका प्लांट किंगडम का टॉपिक है उसमें जो हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स दिए लास्ट में उसमें सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके साथ, है ना. इंडिविजुअली भी तुम देखोगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म सब में ये कहानी दी हुई है ना. स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन algae, राइट. तो स्पाइरोगायरा का लाइफ साइकिल कैसा होगा? डोमिनेंट हेप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, यानी कि तुम्हारा ए जाएगा 2 के साथ. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं. A2, देखो ये तो वैसे भी ए से बाहर निकल गया क्योंकि A4 है इसमें और A3 है इसमें. नाउ दीज 2 कैन बी. लेट्स सी. फर्न. फर्न क्या है तुम्हारा? फर्न एक तुम्हारा टेरिडोफाइट है, ठीक है. और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस कंडीशन होती है. कैसी कंडीशन होती है? प्रोथैलस कंडीशन. गैमेटोफाइट जो होता है रिड्यूसिंग गैमेटोफाइट होता है प्रोथैलस, बट डोमिनेंट किसका होगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. तो प्रोथैलस तुम्हारी कहाँ दी है बात? इसमें दी है, देखो, ठीक है. डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. यानी तुमको कहाँ मिलेगा? 3rd में. देखो ये भी चला गया, यहाँ पे B 4th दिया हुआ है, तो यानी तुम्हारा सही ऑप्शन ये बनेगा. लेट्स सी द अदर एज वेल. फ्यूनेरिया इज अ विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? इट इज अ ब्रायोफाइट. तो ब्रायोफाइट में किस टाइप का कंडीशन होता है? तुम्हारा ब्रायोफाइट में होता है लीफी गैमेट होता है. डोमिनेंट हेप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट. यानी कि तुम्हारा ये वाला बन जाएगा C ऑप्शन. ये देखो B 3rd एंड C 4th, है ना. देखो 4th तुम्हारा C के साथ जा रहा है. एंड देन साइकस में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, वैस्कुलर प्लांट है. साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म जो कि एक वैस्कुलर प्लांट है विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट. यानी कि तुम्हारा ये D के साथ चला जाएगा. तो D इज 1, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? B ऑप्शन बन जाएगा. पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट. कोशिश ये किया करो कि अगर तुम्हें एक समझ आ रहा है सबसे पहले उसको ही मैच किया करो, फिर देखो वो कहाँ पे कौन से ऑप्शन में बात दी है. हो सकता है कि तुम्हारे एक फर्स्ट अटेम्प्ट से ही तुम्हारा 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए या तुम्हें पहले में ही आंसर मिल जाए, राइट बच्चों. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए हमको.
चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा उसके वाटर पोटेंशियल को। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इधर इट्स रेज इट्स वाटर पोटेंशियल, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, मेक्स द वाटर पोटेंशियल जीरो, नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, तो अगर हमने उसमें सॉल्यूट को ऐड किया सो डेफिनेटली आपका वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, क्योंकि हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है ये बात जानते हैं। यानी कि हमेशा आपका वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट के ऐड करने पर नेगेटिव में आएगा, राइट ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इतनी कहानी समझाने के बाद आपको आंसर मिल गया होगा। व्हेनेवर वी ऐड to solute to a solution it will always going to decrease the water potential। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो किताब में ये बात बहुत स्ट्रेट अवे सिंपल तरीके से 2 लाइन्स में गिवन है, देख लेते हैं कहाँ कैसे दी है। क्लास 11th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फर्स्ट लाइन दी है, इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, है ना, हमने सॉल्यूट को पानी में डाला, प्योर वाटर में डाला, द सोल्यूशन हैजिंग द फ्यू फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, तो पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन, है ना, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया, thereby it reduces the water potential। So whenever we add solute to the solution, it will always going to decrease the water potential, right? चलिए आगे देख लेते हैं। Okay, read the following statements on lipids and find out the correct set of statements। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारी किताब में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 11th टॉपिक में दिया हुआ है, एंड विल फाइंड एवरी स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज एक्चुअली द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। अभी हम देखेंगे वहाँ पे भी जाएंगे एनसीईआरटी पे कि कहाँ पे कैसी ये बात दी है, लेकिन हर लाइन तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, उसी एक ही पेज पे मिल जाएगी जहाँ पे लिपिड्स की डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। बहुत अच्छे से हम बात जानते हैं, क्लास में कई बार पढ़े हम ये बात कि ग्लाइकोलिपिड नहीं होता लेसिथिन, क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, फॉस्फोलिपिड होता है। समझ आ रही है बात बच्चों, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तुमसे पूछा क्या है, सही बात पूछिए, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पूछा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस 1 or more डबल बॉन्ड्स, बिल्कुल गलत बात। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में थोड़ी ना होते हैं 1 or more डबल बॉन्ड्स, रादर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होते हैं डबल बॉन्ड्स, यानी कि ये बात भी हमारी गलत हो गई। Gingerly oil has lower melting point, hence remains as oil in winter. Absolutely correct, है ना, लोअर मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, होता है उसका, इस वजह से दे रिमेन्स ऑयल एज विंटर। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हम कई बार पढ़े हैं, है ना, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दिस इज करेक्ट। व्हेन फैटी एसिड्स इज एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक बात है। मोनो भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, मोनो भी बन सकता है, डाई भी बन सकता है एंड ट्राई भी बन सकता है। तो व्हेन फैटी एसिड्स इज एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि तुम्हारे सही स्टेटमेंट्स हैं सी डी ई, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट बच्चों। अभी देखते हैं किताब में कैसे दी है ये बात। क्लास 11th चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स पेज नंबर 144, राइट। देखो एक लाइन ये दी थी, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये दी है, देखो फैटी एसिड शुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड के साथ उसको डबल बॉन्ड के साथ कर दिया है, जबकि अनसैचुरेटेड में 1 or more डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक है। और क्या तुम्हारी बात दी थी किताब में, देखो ये दिया है, क्वेश्चन दिया था, फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। समझ आ रही है बात बच्चों। और क्या दिया था बात, जिंजली ऑयल जो होता है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, दैट इज वाई रिमेन्स ऑयल्स इन विंटर्स, बिल्कुल किताब की लाइन्स डाली हैं स्टेटमेंट्स में। सी वन मोर पॉइंट इज गिवन एंड दैट इज लेसिथिन के बारे में दी थी, तो लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल किसका, फॉस्फोलिपिड का। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन and this is one example. तो lecithin is a phospholipids, right? This is not a glycolipid. So इस तरह से किताब में सारी statements दी हैं तुम्हारी बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक में।
चलिए, this question says if a geneticist use the blind approach for sequencing the whole genome of the organism, है ना, organism का complete genome को sequence उसने किया, followed by the assignment of the function to different segments, the methodology adopted by him is called as, मतलब हमने पढ़ा है ये चीज़ कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम का हम सीक्वेंसेस करें या फिर एक्सप्रेस्ड जीन्स का सीक्वेंस करें, सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, और उसको बोलते क्या है, राइट? तो इस कंडीशन में अगर कोई भी जेनेटिसिस्ट कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम को सीक्वेंस करेगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कब बोलते हैं? एज अ नेम सजेस्ट, वी नो दैट डीएनए सेगमेंट्स इन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट्स बोथ. तो अगर कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस किया है, इन दैट कंडीशन, आई मीन दैट कोडिंग पार्ट्स जीन इज गोइंग टू एक्सप्रेस टू फॉर्म द प्रोटीन्स, सो दैट इज वाई वी से इट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. समझ आ रही है बात? लेकिन अगर कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम को हमने डिकोड किया है, तब फिर उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? तुम्हारी किताब में ये बात कहाँ दी है? पेज नंबर 119, चैप्टर 6, क्लास 12th, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. कहाँ पे दी ये बात? देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखी है. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कौन से होंगे तुम्हारे? वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर गोइंग टू एक्सप्रेस्ड एज RNA, दिस इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. लेकिन क्वेश्चन में तुमको पूछा था कि कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम्स हैज बीन सीक्वेंस्ड, तो ब्लाइंड अप्रोच दी गई थी व्हेन होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्स ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स द सेगमेंट विद फंक्शन टर्म्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन. तो तुम्हारा उस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सीक्वेंस एनोटेशन, राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. Given below are the two statements as assertion reason. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम पहले से पढ़े हैं अच्छे से, तो हमें मालूम होना चाहिए हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन. तो वही कहानी है, आपको बताना है दोनों सही है, दोनों सही है. तो क्या रीजन है एक्सप्लेनेशन का, असर्शन का. Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. देखो, law of independent assortment बोलता है कि in a dihybrid cross the gametes are formed and they independently assort without harming to each other. है ना, independent assort होके gametes बना देंगे the two alleles present in a gene. समझ आ रही है बात? तो लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लोजली प्रेजेंट, लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, वो जीन्स जो कि बिल्कुल पास में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, दैट विल नॉट गोइंग टू इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, रादर दे विल इनहेरिट एज अ पेयर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ऐसे ही पास ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. इसलिए मेंडल्स का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है ना, दैट नॉट होल्ड गुड्स फॉर दी जीन्स विच आर प्रेजेंट क्लोज ऑन द क्रोमोसोम. तो ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. भाई अभी तो हमने कहा जो क्लोजली जीन्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, रादर दे विल पास एज इट इज ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिट एज इट इज एज अ पेयर ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी तुम्हारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? व्हेन ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, तो तुम्हारा सही आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन. ठीक है बच्चों. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल्स के लॉज की बात की है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बेस पे एंड प्लस लिंकेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बॉटनी पार्ट. द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल. डीजल से CNG में कन्वर्ट कर दिया हमने बसेस को. In reference to this, which one of the following statement is false? तो तुमको गलत बात बतानी है. कौन सी बात बतानी है? विद रेफरेंस कि हमने जो डीजल की बसेस थी उनको CNG बसेस में कन्वर्ट कर दिया. CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल. बिल्कुल ठीक बात. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपकी किताब में दिया हुआ है, वैसे एनवायरमेंटल इश्यूज के टॉपिक में देख लेंगे अभी. द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन CNG बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. डीजल का बस जो होगा वो CNG से महंगा होगा, कॉस्ट उसका कम नहीं होगा. तो दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. समझ आ रही है बात? इट इज़ चीपर देन डीजल. CNG तो बहुत सस्ता है, आप लोग भी जानते हो, अगर घर में आपके डीजल की गाड़ी है, CNG की गाड़ी है, बहुत अच्छे से जानते हो. ये बात बिल्कुल ठीक है. इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक डीजल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो आवर रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन आस्क्ड, इट इज B ऑप्शन.
ठीक है बच्चों, ये देखो किताब में दिए तुम्हारे एनवायरमेंटल इश्यूज, पेज नंबर 273, क्लास 12, चैप्टर 16, लास्ट चैप्टर है तुम्हारी क्लास 12 का, है ना। देखो सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली, एक ऑप्शन ये था तुम्हारा, सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल, और डीजल एक तुम्हारी ये दी हुई थी, है ना, एंड कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल। तो सारी कहानी दी थी तुम्हारी किताब में, ऑल इज गिवन। सो विद दिस बच्चों वी हैव फिनिश्ड we have finished the discussion of botany part. I guess इतना बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद तुम लोग को समझ आई होगी बात कि एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना है। एवरी सिंगल क्वेश्चन इन नीट 2022 whether it is botany or zoology is made from NCERT biology. I mean NCERT की lines are there, थोड़ा सा conceptual questions भी थे, but then it is straight away from NCERT concepts and the NCERT lines. So it is my humble request to all of you कि तुम लोगों को NCERT by hook or crook उसको बिल्कुल रट लेनी है। I mean you should know every line of NCERT की कौन से पेज पे है, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको बायो इस तरह से लर्न होगी तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी ह्यूज स्कोर इन बायोलॉजी, right बच्चों? So that's all about botany discussion. As if now in the next video we'll discuss more about biology. That's it. Thank you all.